बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। दिस इज़ ए पार्ट 2 ऑफ इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन। इसके अंदर हमने क्लोज लूप ऑब्स्ट्रक्शन को डिस्कशन करना है। बहुत सी एग्जामिनर का ये फेवरेट क्वेश्चन है ना। अब इसके अंदर बेसिकली क्या होता है, इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन जिसके अंदर जो प्रॉक्सिमल और डिस्टल पॉइंट्स हैं ना वो ऑब्स्ट्रक्शन के, ठीक है, वो बंद हों। यूँ कह लें कि ये हमारे पास ये बावल है ना, ठीक है यार तुम चल जाओ। तो इसकी जो प्रोक्सिमल एंड है और इसका जो डिस्टल एंड है ये दोनों ही हमारे पास यूँ कह लें ऑब्स्ट्रक्टेड हो जाए तो इसको हम कहेंगे क्लोज लूप। मतलब अंधेरा कमरा बिल्कुल क्लोज्ड है, ना आगे आने वाला ना पीछे आने वाला, ठीक है। मोस्टली ये किस केसेस में होता है, स्ट्रेंगुलेशन का आपने नाम सुना होगा। बेसिकली जिसके अंदर हमारे पास क्या है, ब्लड सप्लाई कंप्रोमाइज्ड हो जाती है इंटेस्टाइन की, ठीक है। तो ऑब्स्ट्रक्शन एसोसिएटेड विद वेस्कुलर कंप्रोमाइजेशन, यहाँ पे जितनी भी यहाँ पे मैं रेड वेसल बता देता हूँ, ठीक है। जिन्होंने इसको सप्लाई करना था, जिसने इसकी जो है ना वो कंट्रोल करनी थी सारी न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट, वो उसकी कंप्रोमाइज़ हो चुकी है, ठीक है। कोई भी वजह हो सकती है, आगे हम डिस्कशन करते हैं। अब इसके अंदर हमारे पास कह लें कि देयर इज़ अ डिस्टेंशन एट बोथ एंड ऑफ दिस स्ट्रेंगुलेटेड सेगमेंट। सपोज करें ये मेरा पास यहाँ पे इतना स्ट्रेंगुलेटेड सेगमेंट है ना, ठीक है। इसके दोनों तरफ हमारे पास जो है ना वो के कह लेंगे हमारे पास दोनों साइडों पे डिस्टेंशन होगी। ऊपर भी आपको डिस्टेंटेड चीज़ नज़र आएगी और नीचे भी, क्योंकि ना कोई चीज़ आगे जा रही है और पीछे वाली भी उससे आगे मज़ीद नहीं जा रही। यहाँ पे सारे का सारा वो वेस्कुलर कंप्रोमाइजेशन हो चुकी है। तो डिस्टेंशन एट बोथ एंड्स, बोथ साइड्स, ठीक है। अब इसने कुछ एग्जांपल दी है किन किन केसेस के अंदर हमारे पास क्लोज लूप ऑब्स्ट्रक्शन हो सकती है। तो इसके अंदर मैलिग्नेंट स्ट्रक्चर ऑफ द राइट कोलोन, ठीक है। ये हमारे पास असेंडिंग कोलोन हो गया, ट्रांसवर्स कोलोन हो गया, या डिसेंडिंग कोलोन हो गया। तो वो कह रहा है हमारे पास जो राइट कोलोन है ना, इसके अंदर अगर हमारे पास किसी भी किस्म का स्ट्रक्चर आ जाए, ठीक है, तो नंबर 1 पे स्ट्रक्चर ऑफ दी कोलोन, राइट कोलोन। अब इसके अंदर जो इलियोसिकल वाल्व है वो भी इन्वॉल्वमेंट हो जाएगी, ठीक है। अब साथ में वो कह रहे हैं हमारे पास जो कोलोन है ना, अब वो हद से ज़्यादा जब डिस्टेंट हो जाती है, मतलब हद से ज़्यादा वो खुल जाती है, तो डिस्टेंटेड कोलोन जो है ना खुद ब खुद अब उसको अपने आप को डीकम्प्रेस नहीं कर पा रही होती, ठीक है। जो हमारे पास डिस्टेंडेड कोलोन है ना वो अब खुद ब खुद डीकम्प्रेस नहीं कर पा रही अपने आप को। तो जब डीकम्प्रेशन नहीं होगी तो वहाँ पे जितनी भी वेस्कुलर सप्लाई है ल्यूमिनल प्रेशर की वजह से, जब यहाँ पे वेसल है उसके ऊपर ल्यूमिनल प्रेशर बहुत ज़्यादा लगेगा तो एक वक्त आएगा वो कंप्रोमाइजेशन के अंदर चली जाएगी, ठीक है। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि यहाँ पे वेस्कुलर कंप्रोमाइज हो जाएंगी सारी की सारी, और वहाँ पे हमारे पास स्ट्रेंगुलेशन होगी और वो हमारे पास क्लोज लूप ऑब्स्ट्रक्शन का। होपफुली मैं अपनी बात समझा पाया हूँगा, ठीक। अब यहाँ पे ट्रीटमेंट इसकी क्या है, अगर सपोज करें इतना एरिया हमारे पास इस्कीमिया है तो इसको पकड़ के निकाल दो, ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। तो हमने इस्कीमिक एरिया जो है ना, नेक्रोटिक एरिया, ठीक है, उसकी हमने रिसेक्शन कर देनी है और बाकी जो वेसल्स हैं उनका एंड टू एंड अनास्टमोस कर देंगे ताकि हमारे पास ब्लड सप्लाई जो है ना वो हमारे पास चलती रहे, ठीक है। एक तो इस्कीमिक एरिया की रिसेक्शन कर देनी है और साथ में आपने जो है ना वो कह लेंगे एनास्टमोसिस कर देनी है वेसल्स की, जिससे हमारे पास काफ़ी हद तक पेशेंट ठीक हो सकता है, ठीक है। अगर हमारे पास फिर भी ना ठीक हो तो फिर हम सेकंड लोग लेप्रोटमी करती हैं, जिसके अंदर हम कह रहे हैं कि 24 आवर के बाद जो है ना री एक्सप्लोर उसको करके जो है ना वो कर लेते हैं, ठीक है। तो लेप्रोटमी भी इसका एक ऑप्शन आपने याद रखना है। अब नेक्स्ट आ जाता है क्लिनिकल फीचर ऑफ डायनेमिक इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन। जो मैंने फर्स्ट वाली क्लासिफिकेशन में बताया ना उसकी अब वो कह रहा है कुछ क्लिनिकल फीचर्स यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है, जो कि इम्पोर्टेंट है। यूँ कह लें कि आपको सिम्टम्स दे के सिनेरियो आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम डिस्कशन करते हैं कुछ क्लिनिकल फीचर ऑफ, अगर किसी बंदे को डायनेमिक, जो मैंने पहली वीडियो में बताया इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन है, इसके अंदर क्या था हमारे पास पेरास्टाल्टिक मूवमेंट थी लेकिन वो मैकेनिकल आगे ऑब्स्ट्रक्शन थी जिसकी वजह से वो हमारे पास इंटेस्टाइन आगे कुछ भी पास नहीं कर रहे थे। इसके सिम्टम्स के अंदर पेशेंट आपके साथ प्रेजेंट करेगा एक तो एब्डोमिनल पेन के साथ, ठीक है,
साथ में उसकी डिस्टेंशन बहुत ज़्यादा होगी, जहाँ पे ऑब्स्ट्रक्शन है उससे ऊपर सारी की सारी वो डिस्टेंडेड हो जाएगी, साथ में उसको वोमिटिंग होगी। ठीक है, ज़ाहिर बात जब आगे कोई चीज़ नहीं जा रही तो वो रिफ्लेक्स के ज़रिए पीछे ही जाएगी, तो वोमिटिंग के साथ वो प्रेजेंट कर सकता है। और एब्सोल्यूट कॉन्स्टिपेशन, दो तरह की कॉन्स्टिपेशन थी, एक रिलेटिव होती है और एक एब्सोल्यूट। एब्सोल्यूट में हमारे पास इवन के उसका गैस या फ्लैटस जिसे हम कहते हैं वो भी पास नहीं होता, लेकिन अगर पेशेंट कह रहा है गैस पास आ रही लेकिन स्टूल नहीं आ रहे, तो वो हमारे पास एब्सोल्यूट नहीं होती, वो हमारे पास रिलेटिव हो सकती है या कोई भी इसका दूसरा नाम कर लो। लेकिन एब्सोल्यूट के अंदर बिल्कुल हर चीज़ बंद है, ना हवा, ना कोई फुजला, ना कुछ और कुछ, तो वो हमारे पास एब्सोल्यूट कॉन्स्टिपेशन होती है। ठीक है, अब फीचर्स ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन की मैं थोड़ी सी बात कर लेता हूँ, क्या क्या फीचर हैं इस ऑब्स्ट्रक्शन के। तो वो कह रहा है हाई स्मॉल बाउल ऑब्स्ट्रक्शन हो सकता है, नंबर 1 पे हमारे पास हाई स्मॉल बाउल ऑब्स्ट्रक्शन हो सकता है। ठीक है, नंबर 2 में हमारे पास हो सकता है लो स्मॉल बाउल्स ऑब्स्ट्रक्शन, और हमारे पास एक हो सकता है लार्ज बाउल्स ऑब्स्ट्रक्शन। ठीक है, तो ये हमारे पास कुछ है, हाई स्मॉल, लो स्मॉल, और हमारे पास जो है ना वो मतलब एरिया लो है और उसके अंदर भी जो है ना ऑब्स्ट्रक्शन भी कम है, एरिया लो और ऑब्स्ट्रक्शन बहुत ज़्यादा, तो यहाँ पे हमारे पास ये। अब जो हाई स्मॉल बावल है ना, इसके अंदर हमारे पास पेशेंट प्रेजेंट करता है वोमिटिंग के साथ, उसको उल्टियाँ ही उल्टियाँ आ रही होती हैं, वो बर्दाश्त से बाहर होती हैं। ठीक है, वोमिटिंग होती है अर्ली, और फिर उसके बाद उसको जब ज़्यादा वोमिटिंग होती है तो हमारे पास डिहाइड्रेशन के अंदर वो जाना शुरू कर देता है। ठीक है, इसके अंदर ज़ाहिर बात है जब वोमिटिंग होगी तो हमारे पास डिस्टेंशन कम होगी, क्योंकि चीज़ें तो निकल गई है वोमिटिंग से, तो डिस्टेंशन थोड़ी सी कम होती है इसके अंदर। और हम क्या कहते हैं कि लिटिल एविडेंस ऑफ फ्लूइड लेवल इन दी एब्डोमिनल रेडियोग्राफी के अंदर हमें पता चल जाता है कि अगर वहाँ पे कोई फ्लूइड है तो वो पता चल जाएगा। लो स्मॉल बाउल में हमारे पास क्या होता है, पेन इसके अंदर ज़्यादा होती है, और साथ में सेंट्रल हमारे पास पेन होगी, और साथ में सेंट्रल डिस्टेंशन होगी। ठीक है, सेंट्रल डिस्टेंशन हमारे पास होगी, और वोमिटिंग जो है ना इसके अंदर होती है लेकिन डिलेड वोमिटिंग, यहाँ पे हमारे पास अर्ली वोमिटिंग होगी, यहाँ पे हमारे पास जब अच्छा खासा फैल जाएगा तो वो हमारे पास डिले वोमिटिंग के साथ प्रेजेंट करेगा। और मल्टीपल सेंट्रल फ्लूइड लेवल जो है ना, जब आप रेडियोग्राफ करवाएंगे, जिस तरह यहाँ पे हमने रेडियोग्राफ कराया, यहाँ पे आपको मल्टीपल सेंट्रल रेडियोग्राफ दिख जाएंगे। फिर लार्ज बाउल ऑब्स्ट्रक्शन जो है ना, इसके अंदर हमारे पास डिस्टेंशन जो है ना वो बहुत अर्ली होती है। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे आपको डिस्टेंशन, मतलब लार्ज एरिया अगर ऑब्स्ट्रक्टेड है तो वहाँ पे आपको फूली हुई चीज़ डिस्टेंडेड बाउल्स आपको प्रोमिनेंट नज़र आएगी। पेन माइल्ड होती है इसके अंदर। ठीक है, पेन हमारे पास माइल्ड होती है, और वोमिटिंग और डिहाइड्रेशन जो है ना वो हमारे पास लेट होती है, वोमिटिंग प्लस डिहाइड्रेशन यहाँ पे लेट होगी। और प्रोक्सिमल कोलोन और सीकम जो है ना वो डिस्टेंड होंगे आपके रेडियोग्राफ के अंदर। तो ये क्योंकि लार्ज है तो मतलब यूँ कह लें यहाँ पे स्मॉल इंटेस्टाइन से रिलेटेड है, यहाँ पे लार्ज इंटेस्टाइन, इसके अंदर आप सीकम होगा, कोलोन हो गया, वो सारी की सारी चीज़ें जो है ना यहाँ पे डाल सकती हैं, जिसकी वजह से हमारे पास डिस्टेंटनेस बहुत ज़्यादा होगी। ठीक है, अब यहाँ पे उसने जो है ना वो कहा हुआ कि पेन जो है ना एब्डोमिनल पेन, वो फर्स्ट साइन है, सडन होगी, सीवियर होगी, क्लो की, वो कहेगा मेरे रोड उठ रहे हैं। ठीक है, और वो अम्बलाइकस मतलब जब बेली बटन बेली है ना, ठीक है, बेली बटन उसके ऊपर अम्बलाइकस के ऊपर ज़्यादा होती है, लोअर एब्डोमेन में। ठीक है, अगर तो वो स्मॉल बावल है तो अम्बलाइकस के ऊपर होगी, अगर लार्ज बावल है तो हमारे पास थोड़ा सा लोअर एब्डोमेन के अंदर पेन ज़्यादा होगी, और वो हमारे पास कह रहा है कि स्ट्रेंगुलेशन के अंदर। फिर वोमिटिंग है। ठीक है, कॉन्स्टिपेशन एब्सोल्यूट भी है, रिलेटिव भी है। ठीक है, मैंने दोनों का फ़र्क बता दिया है, और डिहाइड्रेशन का भी बता दिया मैंने उसके अंदर। फिर वो कह रहा है कि हमारे पास सीरम पोटाशियम लेवल ज़्यादा हो जाएगा, एलडीएच हो गया, लैक्टेट हो गया, वो हमारे पास जो है ना वो स्ट्रेंगुलेशन की वजह से इंक्रीज हो, हाइपोथर्मिया के अंदर पायरेक्सिया बुखार हो सकता है। ठीक है, तो अगर तो एक्यूट ऑब्स्ट्रक्शन है ना, ठीक है, तो उसकी बड़ी वजह क्या हो सकती है, अगर हमारे पास क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्शन है तो उसकी बड़ी वजह, अगर तो आपके पास देखो ना सिनेरियो के अंदर आ रहा है कि एक्यूट ऑब्स्ट्रक्शन है, अचानक से जो है ना वो ऑब्स्ट्रक्शन है, पहले ठीक था लेकिन अब, तो ये हमारे पास स्मॉल बाउल ऑब्स्ट्रक्शन होती की केस है, स्मॉल बाउल ऑब्स्ट्रक्शन है। ठीक है, लेकिन अगर हमारे पास क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्शन है तो ये हमारे पास लार्ज बाउल ऑब्स्ट्रक्शन को ज़ाहिर करता है। ठीक है, फिर अगर सब एक्यूट है, ठीक है, मतलब ना एक्यूट है ना क्रोनिक, लेकिन सब एक्यूट है, तो ये हमारे पास इनकम्प्लीट ऑब्स्ट्रक्शन को शो करेगा। ठीक है, और एक्यूट ऑन क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्शन जो है ना, मतलब पहले एक्यूट थी और फिर वो एट दी एंड क्रोनिक के अंदर शिफ्ट हो गई, तो ये हमारे पास हिस्ट्री ऑफ डिस्टेंशन और वोमिटिंग जो है ना वो शॉर्ट हिस्ट्री है डिस्टेंशन की,
वॉमिटिंग की अगेंस्ट बैकग्राउंड पेन और कॉन्स्टिपेशन उसके अंदर। तो रेडियोग्राफ जब आप करते हैं ना, तो इसके अंदर आपने सुपाइन पोजीशन के अंदर एक्सरे करना होता है, मतलब खड़े करवा के मरीज़ को एक्सरे करवाएंगे। तो जहाँ पे इंटेस्टाइन ऑब्स्ट्रक्टेड होगी, फ्लूइड लेवल वहाँ पे जो है ना वो एक दिखाएगा। फिर साथ में आपको एक गैस शैडो भी मिल जाएगा। और अडल्ट के अंदर वो कह रहा है हमारे पास 3 फिजियोलॉजिकल फ्लूइड लेवल्स होती है, एक गैस्ट्रिक फंडस के ऊपर, ड्यूडिनल कैप के ऊपर और टर्मिनल इलियम। तो आपके पास जो एक्सरे होता है उसके ऊपर 3 तरह के फ्लूइड लेवल नॉर्मली नज़र आते हैं। जो एक होता है ना गैस्ट्रिक फंडस, ये वाला एरिया, तो यहाँ पे आपको गैस्ट्रिक फंडस, ठीक है, फिर ड्यूडिनल कैप, ड्यूडिनम है उसके ऊपर, और नंबर 3 पे आपका जो टर्मिनल इलियम है, स्मॉल इंटेस्टाइन जो लास्ट वाला होता है ना, तो वहाँ पे आपको जो है ना वो 3 तरह के फ्लूइड लेवल्स नज़र आ जाते हैं। तो इसके मतलब ये हुआ कि हमें फ्लूइड लेवल ज़्यादातर स्मॉल इंटेस्टाइन वाले एरिया के अंदर नज़र आ रहे हैं। अगर लार्ज इंटेस्टाइन वाला एरिया होगा तो वहाँ पे गैस लेवल ज़्यादा जो है ना वो आपको नज़र आते हैं। तो बस एक बात याद रखना। नेक्स्ट हमारे पास जो है ना उसने कुछ बाउल्स का डायमीटर दिया हुआ है। तो अगर हमने बाउल्स का डायमीटर देखना है ना, ठीक है, तो वो हमारे पास 3, 6 और 9 का एक रूल याद कर लो, जिससे आपका बाउल्स का डायमीटर जो है ना वो आप मेजर कर सकते हैं। ठीक है, जो स्मॉल बाउल है, ठीक है, और जो हमारे पास लार्ज बावल है, और जो हमारे पास सीकम है, इसके लिए हमारे पास 3, 6, 9 मतलब 30 mm होती है ये स्मॉल बावल। 6 में हमारे पास होती है 60 mm, लार्ज बावल होती है 50 से 60 mm ये होती है, और ये हमारे पास जो है ना वो 90 mm की जो है ना वो सीकम होती है। तो बस ये आप जब करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। ठीक है, अब ट्रीटमेंट क्या है एक्यूट इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन की? तो आपने सबसे पहले सपोरेटिव ट्रीटमेंट देनी है और फिर आपने सर्जिकल ट्रीटमेंट देनी है। ठीक है, तो इसी वीडियो के अंदर हम डिस्कशन करते हैं कि व्हाट इज़ द ट्रीटमेंट ऑफ। अगर किसी ने इसका स्क्रीनशॉट लेना है ना तो यहाँ से ले लो। ठीक है, अब मैं आपको बता देता हूँ कि व्हाट इज़ द ट्रीटमेंट ऑफ जो है ना, और इंटेस्टाइनल एक्यूट इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन, मतलब कोई स्मॉल इंटेस्टाइन की जो ऑब्स्ट्रक्शन है ना उसकी हमारे पास क्या क्या ट्रीटमेंट हो सकती है। तो मेरे भी यहाँ 2 तरह की आपने ट्रीटमेंट यहाँ पे मेंशन करनी है ताकि एग्जामिनर हमसे इम्प्रेस हो सके। ठीक है, तो ट्रीटमेंट में आपने एक तो करनी है स्पोरेटिव मैनेजमेंट, ठीक है, और नंबर 2 पे आप इसके लिए कर सकते हैं सर्जिकल ट्रीटमेंट। स्पोरेटिव में क्या करना है, नेज़ो गैस्ट्रिक डीकम्प्रेशन, मज़ीद गैस्ट्रिक चीज़ें नहीं जानी चाहिए। तो नंबर 1 पे नेज़ो गैस्ट्रिक डीकम्प्रेशन करनी है, डीकम्प्रेस करना है, चीज़ों को निकालना है। फिर आपने क्योंकि फ्लूइड डिहाइड्रेशन की तरफ जा रहा है तो आईवी रिसक्सिटेशन जो है ना वो करनी है। फिर आपने सोडियम और वाटर लॉस का जो है ना बैलेंस वो मेंटेन करना है, क्योंकि हमारे पास इसकी रिप्लेसमेंट के लिए हमारे पास एक सोल्यूशन होता है नॉर्मल सेलाइन। ठीक है, नॉर्मल सेलाइन होता है, या फिर आप इसके लिए हार्टमैन सोल्यूशन जो है ना वो आप इसके अंदर दे सकती हैं। फिर हमारे पास कह रहा है कि ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स जो है ना वो आप इसके अंदर देंगे ताकि उसको कोई इन्फेक्शन ना हो जाए, क्योंकि मरीज़ ऑलरेडी डिहाइड्रेटेड है, उसका इम्यूनिटी कंप्रोमाइज़ होता है, ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक दे देंगे आप। सर्जिकल में आपने क्या करना है, मिड लाइन इंसिजन जब आप देती हैं ना एब्डोमेन के अंदर, तो वो आपको एक एडुकेट जो है ना वो कह लें कि एक्सपोजर दे देता है ऑब्स्ट्रक्शन का। तो अगर तो सीकम कोलैप्स है, ठीक है, मतलब ड्यूडिनम, जेजिनम, इलियम, असेंडिंग कोलोन, ट्रांसफर कोलोन, डिसेंडिंग कोलोन, ठीक है, और कोलोन से पहले हमारे पास सीकम आता है ना, सीकम हो गया, कोलोन हो गया, फिर वो रेक्टम सारा। तो अगर वो कह रहा है आपने सीकम को देखा और वो हमारे पास कोलैप्स है, मुकम्मल तौर पे यूं करके बंद हुई हुई नज़र आ रही है आपको, तो इसका क्या मतलब है? तो मेरी जान इसका मतलब ये है कि यार इसको फोकस करो ना, इसका मतलब ये है कि हमारे पास कोई भी स्मॉल बावल्स की ऑब्स्ट्रक्शन है। ठीक है, तो अगर यहाँ पे पीछे ड्यूडिनम, जेजिनम, इलियम वगैरह के अंदर ऑब्स्ट्रक्शन है तो ये हमारे पास सीकम सारी की सारी कोलैप्स होगी। लेकिन अगर सीकम हमारे पास डायलेटेड है तो इसका मतलब है लार्ज इंटेस्टाइन में ऑब्स्ट्रक्शन है, तो जो मवाद है वो सीकम को डायलेट कर रहा है। तो सीकम अगर डायलेटेड है तो इसका मतलब क्या है, लार्ज बावल की ऑब्स्ट्रक्शन है। ठीक है, तो अब आपके पास 2 चीज़ें क्लियर होगी। फिर आपने क्या करना है, जो काज ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन है उसको सर्जिकली रिमूव करना है। तो अगर तो एडहीजन है तो एडहीनोलाइसिस करेंगे। ठीक है, अगर एडहीजन आपस में चिमटी हुई है तो हमारे पास एडहीजोलाइसिस करेंगे। अगर हमारे पास वल्वुलस है, मतलब अगर कोई मरोड़ उसको पड़ा हुआ है, मैंने आपको बताया ना पिछली वीडियो में यूं करके मरोड़, तो उसके लिए आपने अनट्विस्टिंग करनी होती है। ठीक है, फिर हमने क्या करना है,
रिसेक्शन जो है ना वो अगर हो तो फिर हम परफॉर्म कर सकते हैं। अगर आपको स्ट्रैंगुलेशन नज़र आ रही है फिर आपने एंड टू एंड एनास्टोमोसिस भी लाजमी करना है ताकि ब्लड सप्लाई वहाँ पे आ जाए। ठीक है, फिर हमारे पास कह रहा है कि 2 तरह के बाउल्स होते हैं, उन 2 तरह को भी इसी वीडियो में हम डिस्कशन कर लेते हैं। वो कह रहा है मेरी जान हमारे पास ये मैं जो बाउल बाउल बोल रहा हूँ, ये अगर किसी को कन्फ्यूजन हो रही है तो ये बेसिकली मैं आंत को बोल रहा हूँ। स्मॉल बाउल छोटी आंत, लार्ज बाउल बड़ी आंत। ठीक है, अच्छा ये बाउल कह रहा है हमारे पास 2 तरह के हो सकते हैं, या तो हमारे पास होता है वायाएबल बाउल, वाएबल बाउल, या फिर हमारे पास हो सकती है नॉन वाएबल बाउल। ठीक है, नॉन वाएबल बावल। जो वाएबल बावल है इसके अंदर हमारे पास कलर को देख के जो है ना वो हम डिसाइड करते हैं। ठीक है, अब इसके अंदर इन केस ऑफ मल्टीपल इस्कीमिक एरियाज़ हमारे पास सेकंड लेप्रोटमी हम जब करते हैं तो हमें बावल जो है ना वो 2 तरह की नज़र आ जाती है, या फिर वो वाएबल होती है या ना। अगर तो वाएबल होगी तो जो उसका डार्क कलर है ना वो हमारे पास लाइटर के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इसके अंदर हमारे पास डार्क कलर जो बावल का है वो हमारे पास लाइटर के अंदर चेंज हो जाएगा, जबकि यहाँ पे हमारे पास डार्क कलर हमेशा वही रहेगा। ठीक है, फिर हमारे पास क्या कह रहे हैं, मिजेंट्री ब्लीड इफ प्रिक्ड, जो उसकी मिजेंट्री है, ठीक है, ब्लड सप्लाई, इसको अगर हम प्रिक करेंगे तो वो हमारे पास खून खून हो जाएगी, तो वो प्रिक करने पे ब्लीड करेगी। लेकिन यहाँ पे नो ब्लीडिंग इफ मिजेंट्रिक प्रिक है। ठीक है, नो ब्लीडिंग इफ मिजेंट्री इज प्रिक्ड होगा। फिर यहाँ पे पेरिटोनियम जो है ना वो आपको शाइनी नज़र आएगी, जबकि यहाँ पे आपको पेरिटोनियम डल नज़र आएगी। मैं अभी आपको डायग्राम दिखा देता हूँ। फिर इंटेस्टाइनल मस्कुलेचर जो है ना वो फिर्म होगा। ठीक है, यहाँ पे इंटेस्टाइनल मस्कुलेचर यहाँ फ्लैबी होगा, थिन होगा, फिब्रियाइल होगा। यहाँ पे पेरिस्टाल्सिस हमारे पास ऑब्जर्व की जा सकती है। ठीक है, पेरिस्टाल्सिस होगी, जबकि यहाँ पे नो पेरिस्टाल्सिस, यहाँ पे किसी किस्म की पेरिस्टाल्सिस नहीं होगी। तो ये हमारे पास है वायबल बाउल और नॉन वायबल के बारे में। वायबल मतलब जो वी से कर लो कि वी से वजाइना है तो वो ब्लीड करती है, तो वहाँ से कर लो कि वो एक तो लाइटर कलर की होगी, खून निकलेगा प्रिक करने पे, शाइनी वजाइना मैंने यूँ याद किया हुआ था। ठीक है, और वहाँ पे आपको वजाइना के अंदर मूवमेंट नज़र आ रही होती है। नॉन वायबल इसका बिल्कुल उल्ट कर दो तो आपके पास ईजी हो जाएंगी चीज़ें। इफ़ सॉरी, आई एम रियली सॉरी अगर किसी को मेरे निमोनिक अच्छे नहीं लग रहे तो यार मैंने यही बनाया हुआ है, बाकी आप खुद जो है ना किसी को इससे अच्छा निमोनिक आता है तो वो इसको कर लेना। लेकिन इस निमोनिक ने मेरी बड़ी हेल्प की है बहुत से एमसीक्यूज़ के अंदर, बहुत से एससीक्यूज़ एग्ज़ाम के अंदर। ठीक है, तो ये आप इसको देख लो, आप इसमें से डिसाइड कर सकते हो ये लाइटर है और ये डार्क कलर है, तो वाएबल लाइटर है। ठीक है, और जबकि ये नॉन वाएबल ये वाली डार्क वाली है। ठीक है, फिर मैंने कहा कि वो मिजेंट्री अगर इसको मैं हल्का सा प्रिक भी करूँगा ना, मैंने कहा वजाइना से ब्लीड आ रही है तो इसको हल्का सा प्रिक करूँगा खूनो खून हो जाएगी, लेकिन ये खूनो खून नहीं होगी। ठीक है, फिर मैंने कहा ये शाइनी होती है, देखो ये चमक रही है ना, जबकि इसके अंदर कोई चमक इस तरह की नज़र नहीं आ रही, बिल्कुल काली धुआं है। तो इसके अंदर हमारे पास मेरी जान पेरिस्टाल्सिस होगी, इसके अंदर पेरिस्टाल्सिस भी नहीं होगी। ये फिर्म है ये, लेकिन ये फिब्राइल सी है, मरी मुक्की सी है। ठीक है, तो ये आपको अब जब आप इंटेस्टाइन खोलते हैं लेप्रोटमी करते हैं तो आपको 2 तरह की मिल सकती हैं, वायबल या नॉन वायबल। एग्जामिनर पूछ सकता है बेटा ओटी के अंदर बेटा ये वायबल है नॉन वायबल, आप कलर देख के बता दो सर ये शाइनी है, इसको फिर हल्का सा प्रिक करोगे अगर ये ब्लीड कर जाए, ठीक है, पकड़ के देखोगे पेरिस्टाल्सिस अगर आपको नज़र आ रही है तो सर ये वायबल है। ये हमारे पास नॉन वायबल, उसका बिल्कुल उल्ट डार्क कलर है, नो पेरिस्टाल्सिस, नो प्रिंगिंग के ऊपर कोई ब्लड नहीं आ रहा, तो ये नॉन वायबल है। ठीक है, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, अगर किसी को समझ आ गया तो मेरी ख्याल में उसके लिए काफ़ी अच्छा होगा। स्पोरेटिव ट्रीटमेंट है, हमने नेज़ोगैस्ट्रिक डिकम्प्रेशन की, आईवी रिसक्सिटेशन, इलेक्ट्रोलाइट, सोडियम वगैरह दे के साथ में ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक लाजमी देनी है ताकि जहाँ पे इन्फेक्शन है वो खत्म हो सके पहले। नेक्स्ट हमारा है स्ट्रैंगुलेशन, तो वो नेक्स्ट वीडियो में डिस्कशन करते हैं। नहीं करिए, आप नो यू कैन आस्क मी। ओह गर्मी बहुत है यार आज फिर भी।